मेरा लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के स्टार्ट किया था। बोर एटॉमिक थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमने रेडियस फाइंड की थी जो हमने निकाली थी r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर, वेयर h इज प्रिंसिपल प्लैंक्स कांस्टेंट, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m के e की पावर 4 e की पावर e z स्क्वायर m के z this is r, and we also find energy of a revolving electron, total energy actually, which is sum of potential kinetic energy of revolving electron is k z e square अपॉन में 2r, और इसको मैं ट्वाइस कर दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, और वो नेगेटिव था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। इनको हमने जोड़ा जब तुम्हारे के की ई की वैल्यू निकली थी बेटा -2 पाई स्क्वायर अगेन एम के स्क्वायर जी स्क्वायर ई 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहां से एक सिंपल सोल्यूशन निकल रहा है कि ई इसमें था ई, इसमें था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। इस केस में ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। मतलब आपका जो जितना ज्यादा दूर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन होगा और रिवॉल्व कर रहा होगा, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। ठीक है, और एन पर्टिकुलर है, जैसे n1 के लिए एनर्जी फिक्स होगी, n2 के लिए एनर्जी फिक्स होगी, तो आपको डिस्क्रीट एनर्जी मिलेगी, याद रखिएगा। ठीक है, हर एक आपको डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट एनर्जी मिलेगी। ठीक है, चलिए, बोर ने यही बोला, उन्होंने कुछ एनर्जी लेवल्स बना दिए, हम उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक्चुअली एनर्जी लेवल आपका होता क्या है? एनर्जी लेवल एक डायग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ डायग्राम इन विच द एनर्जी ऑफ अ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एन एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन। Clear? So what is energy level? Energy level is a diagram in which energy of the different energy states of atom are represented by parallel horizontal line. कैसे? देखिए, nth ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? E इज इक्वल्स टू, अभी मैंने फाइंड लिखा था, -2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर E4 अपॉन में जी स्क्वायर भी, सॉरी, और z, चलो मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो z मैंने 1 ले लिया, z स्क्वायर का भी 1 आपका, और n स्क्वायर h स्क्वायर।
क्लियर। और हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो आपका Nb क्या होगा, उसका एनर्जी होगी घूमने की वो ये होगी। तो ये कांस्टेंट है अप टू पाई 3.14। एम आया आपके पास 9.1 10 की पावर -31। की आया आपके पास 9 × 10 की पावर 9। ई आया आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एच आया 6.63 इंटू 10 की पावर -34। सबकी वैल्यू अगर पुट करूं और वैल्यू डाल दूं सॉल्व करूं तो बेटा आंसर जो निकलेगा, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, अगर मैं n1 की बात करूं ना तो ये एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आएगा आपके हाइड्रोजन का। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के पास जो एनर्जी होगी वो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। ये एनर्जी हमारे पास निकलती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है बेटा, एक्चुअली एनर्जी जो निकली थी वो निकली थी आपकी, और सॉल्व करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था देखिए, जब मैंने वैल्यू फाइंड किया बाकी सारे मैंने, चलिए पहले ऐसा करते हैं जनरल फाइंड करते हैं, जनरल फाइंड करते हैं, जनरल फाइंड करते हैं एक Z² ऐसे। क्लियर। मैंने सबकी वैल्यूज को रख दिया। मैंने क्या किया, Z कर दिया 1 और Z1 रख दिया बस, और बाकी सॉल्व कर दिया। जब मैंने इतने पार्ट को सॉल्व किया तो मेरे पास जो E आया वो आया बेटा आपके पास, वो आया आपके पास माइनस, और n मैंने जब 1 रखा तो आया मेरे पास -21.76 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये निकला। ठीक है, इसको किसी पर्टिकुलर सुटेबल स्केल में हमें लेना पड़ता है। जो स्केल होता है आपके इलेक्ट्रॉन के घूमने का, एक्चुअली जो यूनिट होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखाना है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी शो करती है। क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाने के लिए ध्यान रखिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 3 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मैंने डिवाइड कर दिया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, और बन जाएगा आपका इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब सॉल्व किया तो आंसर आया हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है। दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। क्लियर। अगर जनरल बात करें, जनरल बात करें तो En की अगर बात करें, अभी n हमने रखा नहीं है, तो आएगा आपके पास E1 में n² विच इज इक्वल्स टू -13.6 n² EV। ये बेटा ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी इससे न्यूमेरिकल बनेंगे। चलिए, अगर मैं n2 रखता हूं तो आंसर आएगा आपके पास -3.4 EV। एंड मैंने अगर 3 रखा तो आपके पास आएगा -1.51 EV। एंड ई मैंने 4 रखा तो आंसर आएगा मेरे पास 0.85। ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर E5 की बात करूं, मतलब जब मैंने n रखा 5 तो आएगा -0.54। ध्यान से देखिए बेटा, इनकी एनर्जी और लेवल जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं E6 की बात करूं तो आएगा 0.37 EV। ये सब EV में है। ठीक है, अब मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, इन वैल्यू से हमको क्लियरली एक चीज मिल रही है
An electron can only have certain definite value of energy while revolving in different orbit. जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा उसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी। जब वो n नंबर 2 में घूमेगा उसके पास इतनी एनर्जी होगी। जब n नंबर 3 में घूमेगा वो उसके पास इतनी एनर्जी होगी। जब वो फर्स्ट में घूमेगा, जो E1 में घूमेगा, जिसको हम पर्टिकुलरली ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, ग्राउंड स्टेट सबसे नीचे वाला, वो था आपका -13.6 eV। चलिए इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते हैं। और एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है? ये आपका ग्राफ सा है जहां पर ग्राउंड स्टेट में आपकी है एनर्जी लेवल्स है। यहाँ पर एनर्जी किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ग्राउंड स्टेट में कितनी है बेटा आपके पास? -13.6। उसके बाद है बेटा थोड़ा सा, जो फर्स्ट है वो आई थी आपकी सेकेंड ऑर्बिट में -3.4। फिर उसके बाद और लेवल वैल्यू कम थी 1.51। फिर है बेटा 0.85। फिर है बेटा आपके पास और कम होते गया 0। तो इसका ये देन दिस देन 8.5 दिस। उसका धीरे धीरे अब देख रहे होंगे इसकी वैल्यू गिर रही है। ठीक है, दिस इज फॉर n1, दिस इज फॉर n2, दिस फॉर n3, n4, n5 के लिए था बेटा आपके पास 0.5 0.54। ये था आपके पास n5 n। ये रेडी हो गया हमारा एनर्जी लेवल। तो भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, एन इलेक्ट्रॉन can have only certain definite, मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी while revolving in different orbit। इलेक्ट्रॉन किसी अगर डेफिनेट, अगर मान लीजिए वो n1 पे है तो उसके पास फिक्स 13 पॉइंट है, 2 पे है तो फिक्स 13 है, उसके अलावा डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसी को कहते हैं बेटा एनर्जी क्वांटाइजेशन। एनर्जी क्वांटाइज है, उसके पास पर्टिकुलर एनर्जी होगी किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इसे बोलते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन। तो कभी कभी बोलते हैं कि भैया आपका जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्वांटाइजेशन शो करता है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हाँ, क्योंकि उसके पास पर्टिकुलर एनर्जी होती है, डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में। ठीक है, सबसे कम जो एनर्जी है उसके पास ये है, उसके पास देखिए नेगेटिव में है। ये नेगेटिव मतलब पता ही, नेगेटिव मतलब जितना नेगेटिव बड़ा होगा उतना वैल्यू छोटी होती है। तो उसके पास सबसे लोएस्ट जो एनर्जी वो ये है। उसके पास के लेवल बढ़ेंगे क्लियर। चलिए, तो याद रखिएगा जो हाइड्रोजन होता है उसके पास एक ऑर्बिट है, तो उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, अगर उसको एनर्जी ज्यादा मिल जाए, एनर्जी से मैं दो दूं, तो ग्राउंड स्टेट से किसी हायर स्टेट में पहुंच जाता है, E2 पे, E3 पे। चलिए, अब बोर ने
जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स था उसमें से एक ड्रॉबैक ये भी था कि वो स्पेक्ट्रल लाइंस को शो नहीं कर, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा एक्चुअली क्यों आ रहे हैं। आ तो रहे थे, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपके बोर ने किया। उन्होंने क्या बोला, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में अगर कूदता है, ठीक है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से, लेट n1 लोअर है, से हायर में जाता है n2, लोअर से दिस इज हायर ऑर्बिट जाता है, तो या हायर से लोअर में आता है, तो एक फ्रीक्वेंसी कंडीशन थी, आपको याद होगा क्या थी वो, फोर्थ पोस्टुलेट क्या था उनका, फोर्थ पोस्टुलेट था आपका h न्यू इज इक्वल टू E हायर ऑर्बिट माइनस E लोअर ऑर्बिट। ठीक है, तो बोर कंडीशन यही थी, बोर कंडीशन ये थी, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू लेवल्स appears appears of frequency of photon of frequency nu। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर आ रहा है, हायर ऑर्बिट की एनर्जी अलग है, लोअर की अलग है, आएगा, जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, ठीक है, उतना ही एनर्जी वो क्या करेगा, इन टर्म्स ऑफ फोटोन इजेक्ट कर देगा। क्लियर? इसी वजह से आपका स्पेक्ट्रल लाइंस आता है। जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं आपकी, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपका एनर्जी हायर से आपका लोअर पे जब इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, उसके पास बचा हुआ जो एनर्जी का पार्ट है वो इन टर्म ऑफ फोटोन निकल जा रहा है। क्लियर? चलिए, तो इसी वजह से आपके स्पेक्ट्रल लाइंस आए, और ये टॉपिक है आपका स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, लेट आपका जो En2 होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका माइनस पाई स्क्वायर m स्क्वायर k स्क्वायर z हो गया 1 e की पावर 4, z हो गया आपका 1, और नीचे आ गया आपके पास n2 स्क्वायर h स्क्वायर, ये हो गया आपका n2 के लिए, माइनस एक ऑलरेडी माइनस है, माइनस 2 पाई स्क्वायर m स्क्वायर k स्क्वायर e की पावर 4 z1 हो गया हाइड्रोजन के लिए, n स्क्वायर n1 h स्क्वायर। सारी कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकाल लेता हूं माइनस साइन के साथ, तो आ गया आपके पास, इसका माइनस ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। ब्रैकेट ओपन किया, नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस हो गया, तो आया आपके पास 2 पाई स्क्वायर m स्क्वायर k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर, और यहां बता बेटा h न्यू। इस न्यू को मैं यहीं छोड़ता हूं, h नीचे ले आता हूं, h क्यूब कर लेता हूं। इस न्यू को मैं यहां ले आया, जब ये न्यू यहां आया, यहां पर एक h आया, इसके पास भी, मतलब h से मल्टीप्लाई हो गया टोटल टर्म। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर यहां पर आया आपका हमारे पास 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। क्लियर? जो न्यू होता है बेटा वो होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट न्यू मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। सो सी स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय लैम्डा इक्वल टू न्यू, तो इसको लिख सकता हूं मैं c अपॉन में लैम्डा। इस c को भी मैं नीचे ले आता हूं ऐसे। चलिए, ठीक है, 1 अपॉन न्यू को बोला जाता है बेटा वेव नंबर। 1 upon nu is known as wave number, which is noted by
न्यू डैश. सो न्यू डैश इज रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ इज इक्वल्स टू ये सब वैल्यू. ये बेटा इस पर्टिकुलर वैल्यू का एक नाम है, इसे बोलते, यही है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट. दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट. क्या है ये आपका? रिडबर्ग्स कांस्टेंट. ठीक है. आर. और इसकी जो वैल्यू होती है बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट की, वो होती है 10967700 मीटर इनवर्स. 10967700 मीटर इनवर्स. क्लियर? या ऐसे बोल सकते हैं आप 1.06, ऐसा, या ऐसे बोल सकते हैं 1.097 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷. जब वो गिवन मिलेगी, डोंट वरी. तो ये आ गया आपके पास r अपॉन में 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर. तो यहां से हमने फाइंड कर लिया वेव नंबर का कंडीशन. चलिए, अब जो वेरियस जो हाइड्रोजन की जो सीरीज आ रही थी, उसके पीछे का रीजन समझते हैं इससे. ठीक है, हमने फॉर्मूला ड्राइव किया ये वेव नंबर का. ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी. ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, N1 ग्राउंड स्टेट. एनर्जी है इसकी -13.6. ठीक है, ये यहां पर अब चल रहा है आपका एनर्जी ईवी में. ठीक है, ये था आपका दूसरा N2. N2 का वैल्यू था बेटा आपका कितना? -3.4. देन आपका N3, इसकी वैल्यू थी बेटा आपकी -1.5. फिर है बेटा आपके पास N4, वैल्यू बेटा उसकी 0.85. फिर थोड़ा सा और कम, दिस इज N5. N5 की वैल्यू थी बेटा 0.5. ठीक है, उसके बाद 0.38. N6 0.38. ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे करते 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 आखिरी में N इंफिनिटी. चलिए, अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से, देखिए आपके बोर ने क्या कहा, कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर आपका हायर ऑर्बिट से लोअर पे आता है तो वो एक फोटोन निकालता है. ठीक है, इसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है न्यू. तो मान लीजिए अगर आपका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से, किसी भी हायर ऑर्बिट से, मतलब इंफिनिटी से फर्स्ट पे आ रहा है, 6 से फर्स्ट पे आ रहा है, इससे 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 फर्स्ट पे आ रहा है. कहने का मतलब ये है, जब आपका इलेक्ट्रॉन
आर 1/n² इस पे आ रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट पे कहां से भी बताने हमें पता नहीं है किस हायर ऑर्बिट से आ रहा है। N2 मतलब हायर ऑर्बिट। तो जो बेटा फ्रीक्वेंसी निकलेगी, उससे जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी का जो रीजन होगा वो होगा आपका अल्ट्रा वायलेट, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इससे जो है सीरीज मिलेगी अल्ट्रा वायलेट की, इस सीरीज को मिलेगी, यहां से निकलेगी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, और इस पर्टिकुलर सीरीज का नाम होगा आपका लेमन सीरीज। क्या होगा? लेमन। क्लियर? सिमिलरली अगर आपका सेकंड पे आए, सेकंड पे आए मतलब किसी भी हायर ऑर्बिट से, किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकंड पे आ रहा है, तो बेटा ये सीरीज होती है बेटा आपकी बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज, ठीक है, ये होती है आपकी बाल्मर। इसमें जो आपका रेडिएशन निकलेंगी वो निकलेंगी बेटा विजिबल लाइट की, मतलब इसको हम देख पाएंगे अपनी आंखों से सिर्फ। बाकी इनको देखने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा। ये है आपकी बाल्मर सीरीज, ये देती है आपको विजिबल लाइट। सिमिलरली अगर आपका, इससे निकलेंगे आपकी विजिबल लाइट। सिमिलरली अगर आपका कोई भी हायर ऑर्बिट से नंबर 3 पे आए, मतलब थर्ड नंबर पे आए, इसे बोलते हैं बेटा पाशियन। ठीक है। इसमें जो रेडिएशन निकलती है बेटा निकलती है इंफ्रारेड। इस पे निकलती है वो निकलती है इंफ्रारेड, याद रखिएगा। इसमें सीरीज में जो रेड निकलेगी वो निकलेगी इंफ्रारेड। इसको देखने के लिए भी आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ेंगे तब ये दिख पाएगा। अगर कोई नंबर 4 पे आए हायर ऑर्बिट से, हायर ऑर्बिट से नंबर 4 पे आ रहा है, ठीक है, ये वो तो होता है आपका आपका ये सीरीज है ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। सिमिलरली अगर N5 पे आए किसी भी हायर ऑर्बिट से, तो उसे बोलते हैं बेटा पी फंड। दिस इज पी फंड सीरीज। क्लियर? तो आपके बोर्ड ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइन को बता दिया। हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइन जो आ रही थी, हो क्या रहा था, हमको ऐसा विबग्योर मिल रहा था। तो उसके बाद हल्का हल्का और विबग्योर, अगर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज स्क्रीन पे दिख रही होगी, देखिए यह है बेटा आपके हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम सीरीज। इस पर देखेंगे आपको एक विबग्योर दिख रहा है, उसके बगल में और कलर्स भी हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहां देखिए, यही बोला बोर्ड ने, अगर कोई हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आता है तो पक्का कुछ वो फोटोन एमिट करता है। उस फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो तब डिसाइड होगा कि वो किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में आ रहा है। अगर हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो पक्का लेमन सीरीज मिलेगी आपको। आपका जो और आपका जो रीजन होगा देखने का, जो आपका स्पेक्ट्रल सीरीज का लाई करेगा जिस रीजन में, वो होगा आपका लेमन। सिमिलरली हायर ऑर्बिट से नंबर 2 पे आए तो बाल्मर, हायर ऑर्बिट से नंबर 3 पे आए तो आपका पास पाश्चियन, देन ब्रैकेट, देन हायर ऑर्बिट से 5th पे आए तो पी फंड। क्लियर? बस अब यहां पर आते हैं आपके हाइड्रोजन, आपके बोर की लिमिटेशन। बोर ने आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, पर वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट जैसे हीलियम, ठीक है, अब हीलियम के क्यों स्पेक्ट्रल सीरीज आ रहे हैं, मतलब वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए ठीक से, यही उनका ड्रॉबैक रहा। ठीक है। और ये वो ये भी नहीं बता पाए
कि भैया इनकी इंटेंसिटीज का कारण क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, इसकी ऐसा है नहीं है सबकी इंटेंसिटी सेम है, इनकी इंटेंसिटी डिफरेंस था। ठीक है, तो इनकी रिलेटिव इंटेंसिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इन स्पेक्ट्रल लाइन को जब हमने ये हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट किया, जो हमारे पास वैक्यूम ट्यूब थी, हमने इस वैक्यूम ट्यूब के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इससे क्या हुआ, ये और ज्यादा टूट गए, मतलब और ज्यादा हमको स्पेक्ट्रल लाइंस मिली, इसको जीमैन और स्टारबैक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भैया इसको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से ये और ज्यादा जो स्प्लिटिंग हो रही है इसके अंदर वो क्यों हो रही है। क्लियर? ठीक है, और ठीक है, और आपका हाइड्रोजन और आपका बोर ये भी नहीं बता पाए क्यों इलेक्ट्रॉन, हमने क्यों इसका इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर ऑर्बिट लिया। ये ऑर्बिट इलेप्टिकल भी तो हो सकता था, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट जो है इलेप्टिकल भी हो सकता था घूमने का, क्यों हमने सर्कुलर लिया। ये सब ड्रॉबैक्स थे जो बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो बाद में आपके जीमैन, स्टारबैक और वेक्टर मॉडल में और अच्छे से एक्सप्लेन हुए, वो आप हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे। चलिए, ये हो गया आपका बोर थ्योरी का कंप्लीशन। चलिए, अब बचा एक दो टर्म बची है बेटा, उनको भी देख लेते हैं। पहला है आपका एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में भेजने के लिए जितनी हम एनर्जी देंगे वो है आपका एक्साइटेशन एनर्जी। सो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन एटम is defined as energy required by its electron to jump from ground state to higher to any one of the excited state। किसी और एक्साइटेड स्टेट में से भेजने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़े, उसी को बोलते हैं बेटा एक्साइटेशन एनर्जी। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, जो फर्स्ट एक्साइटेशन होता है, फर्स्ट एक्साइटेशन होता है, कितनी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी एक एटम को पहले ऑर्बिट में भेजने के लिए, वो होगा आपका E2 माइनस E1 विच इज इक्वल्स टू, E2 मतलब -3.14 और E1 मतलब बताइए आपको -13.6 विच इज इक्वल्स टू 10.2 EV। 10.2 EV उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी तभी वो हायर ऑर्बिट में जा पाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, जब उसे ग्राउंड स्टेट से उसे हायर स्टेट में भेजा जाए। नेक्स्ट है आपका बेटा एक और टर्म है आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी होता है आपका एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ एटम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कंप्लीटली कितनी एनर्जी देनी पड़े, वही है आपकी ठीक है, मतलब उसे एन इन्फिनिटी पर उसे पहुंचा रहे हैं, निकाल के उसे इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं। तो वो अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के लिए होगा आपका E इन्फिनिटी माइनस E1, E1 पे उसके पास एनर्जी थी, उसे इन्फिनिटी हायर इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं, और हायर पे इन्फिनिटी पे एनर्जी होती है 0 माइनस 13.6 विच इज इक्वल्स टू 13.6 EV। अगर मैं इतनी उसे एनर्जी दे दूं, ठीक है, उसे इतनी एनर्जी दे दूं प्लस 13.6,
तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से ऑर्बिट से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यही था बेटा आपका आयनाइजेशन एक्साइटेशन एनर्जी। इसके साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। चलिए, कोई डाउट होगा तो बेटा क्वारी क्लास में पूछ लीजिएगा आप। थैंक यू।